गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत से सिंचित ये भूमि, जहाँ के कण कण में शौर्य की गूंज रहती है और जिसे भिंडी ऋषि की तपस्या ने जागृत किया है, मैं वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे यहाँ आप सबके समक्ष उपस्थित होने का अवसर है। भिंड के सभी साहसी और निडर लोकतंत्र के सजग प्रहरियों का भी मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ मेरे भाई भिंड के हमारे जुझारू अध्यक्ष मानसिंह जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी हैं, ग्वालियर से विशेष रूप से मेरे साथ यहाँ आए और यहाँ के सह प्रभारी मेरे भाई संजय राठौर जी हैं, मेरे अभिन्न साथी राहुल भदौरिया जी भी हैं, हमारी यहाँ की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेखा भदौरिया जी हैं, सेवा दल के अध्यक्ष संदीप मिश्रा जी हैं, यूथ कांग्रेस से मेरे पुराने साथी रहे जिन्होंने हम लोगों ने मिलकर हमेशा साथ साथ संघर्ष किया, जैसे मेरे भाई पिंकी भदौरिया जी हैं उपस्थित। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ये पत्रकार वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई और जिस प्रकार से भिंड में हो रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा और AICC के द्वारा पूरे देश में इस प्रकार की पत्रकार वार्ताओं का आयोजन किया गया। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इस देश के कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और वो सारे लोग जो इस देश में समरसता चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस देश में लोग मोहब्बत से रहें, सलीके से रहें, प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, जो सदैव इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन सबकी भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश में संविधान को बचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में पूरी हमारी जो प्रादेशिक इकाई है कांग्रेस कमेटी, उसके द्वारा एक संविधान बचाओ रैली का भी आयोजन किया गया। आपके माध्यम से मैं ये बात जरूर बोलना चाहूँगा कि आखिर इस देश में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि संविधान को बचाने जैसा शब्द लोकतंत्र में निकल कर आया। आखिर ऐसी क्या घटनाएं घट रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को और देश के सभी मुख्य विपक्षी दलों को इस बात के लिए चिंतन करना पड़ रहा है और रोड़ों पर आना पड़ रहा है। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पर जो लोग सत्ताशीष हैं उनकी तानाशाही का ये बड़ा प्रमाण है कि पूरे देश में आप देख रहे हैं कि ना ही तो इस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में कोई आस्था रही, ना ही न्यायपालिका में इनको आस्था रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि उनके एक सांसद ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस देश में जो भी कुछ घट रहा है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो दोषी। बहुत ही दुख और वेदना और पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके मुख से भी इस प्रकार की तमाम टिप्पणी निकल कर आई है जो वास्तव में किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे के लिए और किसी भी ऐसे देश के लिए जिसकी आस्था लोकतंत्र में है काफ़ी चिंताजनक है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वंचितों की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम जन की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी जिसने हमारी जो जड़ें हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उन सब का योगदान इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में रहा है। इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी का या किसी अन्य व्यक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मुख्य तौर पर एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बार बार राम मंदिर का मुद्दा होता है, तमाम सारे धार्मिक विषय होते हैं,
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामाजिक समरसता की बात की। हम लोग सेक्युलर हैं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हम हर धर्म का उतना ही सम्मान करते हैं जितना उस धर्म में रहने वाला व्यक्ति करता है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों से, हमारी लड़ाई राम से नहीं। हम राम के उपासक हैं, हम हिंदू धर्म के भी उपासक हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों ने हमारी लड़ाई को, जो हम उनसे लड़ रहे हैं, उसको केंद्रित करके कई बार राम पर लेके चले। राम हम सबके पूज्य हैं। हमने हमेशा हमारे लोगों में जितने यहाँ सब बैठे हुए सब लोग आस्था में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जैसे हम सभी के धर्मों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही हमारे पार्टी का एक दायित्व है कि इस देश में हम लोकतंत्र की भी रक्षा करें। एक ऐसा लोकतंत्र जिसने पिछले 70-75 वर्षों में इस देश को आपस में जोड़कर रखा। एक ऐसा लोकतंत्र जिसने इस देश की गरिमा आज़ादी के बाद पूरे विश्व में बनाकर रखा। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिन लोगों के पास, जिन सत्ताधारियों के पास आज लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है, वो लोकतंत्र को उखाड़ने के लिए प्रयास करते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस देश में भी कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो लोकतंत्र में संविधान को उखाड़ने की परिकल्पना को स्थापित करने का प्रयास करेगी। यदि कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया होता तो मैं जानता हूं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी तो पार्टी वो है कि जहां पर जब बीजेपी ने मांगा कि भाई वहां हमला हुआ और हमारे मिनिस्टर ने 2 बार सूट बदल दिया, तो हमारे मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी ने इस्तीफा दिलवाया शिवराज पाटिल साहब को। पुलवामा में घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी सभा कर रहे हैं बिहार में जाकर। यदि ये किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने कर दिया होता तो आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा समाज की स्थिति आप समझते हैं, देश की स्थिति आप समझते हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र के पहरेदार भी हैं और निश्चित तौर पर आप वो लोग हैं जो सरकार को और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाते हैं कि वो समाज में क्या काम करने जा रहे हैं, उसके परिणाम। ऐसी विषम परिस्थितियों में जिस प्रकार से देश के हालात बिगड़ रहे हैं, ये चिंता की। कांग्रेस पार्टी सभी वंचित वर्गों के साथ है और इस संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ सकती है। उसी तारतम्य में विशाल संविधान बचाओ रैली हम लोग 28 अप्रैल को ग्वालियर में करने जा रहे हैं, जहां जय बापू, जय भीम, जय संविधान के तहत पूरे मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित होगा। 28 अप्रैल के बाद हम लोग जिला स्तरीय जो रैली है हमारी, वो 3 मई से 10 मई तक करने जा रहे हैं, जो कि डीसीसी के द्वारा आयोजित होंगी और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको हम लोग उजागर करेंगे। विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैलियां हम लोग 11 मई से 17 मई को करने जा रहे हैं, जिसमें ईडी, सीबीआई, इस प्रकार के जो प्रशासनिक ढांचे हैं उनका जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। 20 मई से लेकर 30 मई तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर घर में जाकर ये बताएगा कि पिछले 10-12 वर्षों से इन्होंने अपनी नीतियों के तहत कैसे इस देश को ठगा है और कैसे इस देश में संविधान को बदलने का प्रयास किया। मैं आपसे, आप सभी के माध्यम से ये अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि इस देश को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए जिसको हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति देके, अपना रक्त बहा के इस देश को जो आज़ादी दिलाई, इसको बचाने के लिए आप सभी लोग भी आगे आएँ और आपके चैनल के माध्यम से जो जो लोग इनको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, वो अपने आप को संकल्प लें इस बात के लिए कि हम संविधान को इस देश में बचाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक कांग्रेस पार्टी का अंतिम कार्यकर्ता भी जीवित है, हम लोग इस देश में संविधान में कोई बदलाव नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी का अंतिम कार्यकर्ता भी अंतिम योद्धा होगा और संविधान का अंतिम रक्षक होगा। बहुत धन्यवाद।
मतलब मेरा यह मानना है कि संविधान बचाओ रैली ठीक है, आप लेकर रहे हैं। देश में इस समय प्रदेश में युवा बेरोजगार बनकर घूम रहा है, रोजगार नहीं है प्रदेश में, महंगाई चरम सीमा पर है, भटक रहे हैं लोग, युवा जो है सोशल मीडिया में उलझा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस सड़क पर क्यों नहीं उतरती? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दुर्भाग्य तानाशाहों का ये है कि कांग्रेस तो कई बार सड़कों पर उतरती है, पर तानाशाहों की तानाशाही के कारण ये बात जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचती। युवाओं की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उठाई है, और मुझे लगता है कि संसद में जितने भाषण आप राहुल गांधी जी के सुनेंगे, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सुनेंगे, हमारा अभी जो हाल ही में अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, उसमें अगर सुनेंगे तो हमेशा राहुल गांधी जी ने युवाओं की बात रखी है, युवाओं को रोजगार देने की बात रखी है। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने आम जनता को जाके समझाया है कि जो 2 करोड़ रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज उसकी वास्तविकता क्या है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, हमने हमेशा ये हिसाब मांगने की कोशिश की। कौन कौन लोग रहेंगे ग्वालियर की? अभी तक जो कंफर्मेशन आया है वो हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के वो रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, मध्य प्रदेश के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब उसमें शिरकत करेंगे, और आज शाम तक संभावना है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कार्यक्रम भी ग्वालियर की रैली में आने का बना। जब भी कांग्रेस स्टैंड होने की कोशिश, देखिए हमारे जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि फूल छाप कांग्रेसियों को पहचानना, और जब भी ऐसी पहचानें सामने आएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक लक्ष्मण सिंह जी की बात है, उनके पुराने भी 2-3 बयान मैंने सुने हैं, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि इतना योग्य, इतना बुद्धिजीवी, इतना धैर्यशील व्यक्ति इस प्रकार के बयान कैसे दे सकते हैं। ये वास्तव में मेरे लिए ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए पीड़ादायक है। देखिए लक्ष्मण सिंह जी मुझसे वरिष्ठ रहे, उम्र में जितनी मेरा अनुभव है उससे ज़्यादा उनकी उम्र है, मुझसे ज़्यादा संवैधानिक पोस्टों पे वो रहे। उनको फूलछाप कांग्रेसी मानना ना मानना, इसका पैरामीटर बहुत सारी चीज़ों पर तय है। जिस प्रकार की बात उन्होंने कही है वो प्रिंट मीडिया में तो मैंने देखी है, पर उसका कोई आधिकारिक वीडियो मैं अभी तक नहीं देख पाया। तो ये एक बार बात करने के बाद ही मुझे पता लगेगा कि फूल छाप है, कमल छाप है कि पंजा छाप है। जैसे ही पता लगेगा आप बात करेंगे तो हमेशा ही बात जी, ये जानने की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना चाहता है, उसको निश्चित तौर पर ये जानने का अधिकार है कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, यदि वो इस प्रकार के बयान देते हैं तो इसके पीछे उनकी मंशा है। बड़ा बुरा हाल है भैया, रहनुमा ही दलाल है, और सच कहूँ तो सच कभी ना बोलूँगा। भाजपा में राजनीति का सवाल है। इन लोगों की जो हालात भारतीय जनता पार्टी में मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा दुखी जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ये बात करती है कि वो गरीबों का अधिकार दिलाएगी, वंचितों को वंचितों का अधिकार दिलाएगी, किसानों को किसानों का अधिकार दिलाएगी, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएगी। उस भारतीय जनता पार्टी को एक बार ये बात जरूर सोच लेना चाहिए कि जिनकी दम पर वो सत्ता में है, उनके परिवार के लोगों की स्थिति और हालात और मनोस्थिति कैसी है, ये वास्तव में चिंताजनक है। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात हो, ये सब अब तानाशाह हो चुके, और तानाशाहों का अंत मुझसे बेहतर इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो पत्रकार होते हैं, जो लोकतंत्र के सजग प्रहरी होते हैं, वो कम से कम हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं। बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत ही दुखद घटना है। ये इतिहास के पन्नों में काले शब्दों में दर्ज है। मेरे साथ ही कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, इस देश का एक नागरिक, हमारा शीर्ष नेतृत्व बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहा है
कि सरकार इस पर क्या कठोर कदम उठा रही है। सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारा शीर्ष नेतृत्व, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतनी बड़ी घटना इस देश में घटी, उसके बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी को यूएस के दौरे पे थे। इस देश के प्रधानमंत्री शायद अरेबिया में थे। दोनों ने अपने कार्यक्रम निरस्त किए। राहुल जी आए, उन्होंने सबसे पहले CWC की बैठक की, सर्वदलीय बैठक में भी वो शामिल हुए। कश्मीर भी हुआ है, पुलवामा भी हुआ है, कैंडल मार्च भी कर लिया और कोशिश की कि हम लोग पहलगाम कैसे हम लोग सरकार को सहयोग कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक उस बात पर केवल राजनीतिक भाषणों में चिंता दर्ज की, राजनीतिक रैली में चिंता दर्ज की। उनके लिए बिहार का चुनाव इस घटना से ज़्यादा आवश्यक था। ये इतिहास में लिखा जाएगा और इस देश का युवा कभी इस बात को भूलेगा नहीं। इस देश का एक नागरिक इस बात को कभी 2014 के पहले कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, इन तीनों में भिन्नता है। जो जो इन्होंने कहा है वो कभी इन्होंने किया नहीं। इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए का काला धन वापस आएगा, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए होंगे, 2 करोड़ का रोजगार युवाओं को मिलेगा। जो जो वायदे आज तक किए हैं उनको चुनावी जुमला कह के उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब एलन मस्क जरूर सोच रहे हैं कि वो मंगल पे ले जाएंगे और हमने ऐसा सुना भी है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग में चला जाता है। मोदी जी की तो प्रभु की कृपा है कि उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि वो वहाँ भी नेहरू जी से जाकर पूछ आए कि इस घटना की जिम्मेदारी भी आप लेते हो। हमेशा अतीत को कोसने वाले, देखिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, जो भी लीडर होगा, आप सब भी अपने परिवारों में, अपने संस्थान में, अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर। अच्छाई की भी जिम्मेदारी आपकी है और बुराई की भी नैतिक दायित्व आपका है कि जिम्मेदारी आपको लेना है। पिछले 12 साल में 2014 के पहले मैं भले ही कांग्रेसी हूँ, पर इतनी बार मैंने नेहरू जी का नाम अपने पूरे जीवन में 35 साल की उम्र तक नहीं सुना। जब से इनकी सरकार बनी, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम इतनी बार सुना दिया है जितना बचपन से लेके मैंने कांग्रेस की सरकार तक नहीं सुना। हर मामले में दोषी नेहरू जी को देते हैं, हर मामले में आरोप नेहरू जी पे लगाते हैं, हर मामले में आरोप इंदिरा गांधी जी पे लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अतीत पर कीचड़ फेंकने से क्या होने वाला। आपने पिछले 10-12 सालों में इस देश के लिए क्या किया, इस देश के युवाओं के लिए क्या किया, इस देश के बेरोजगारों के लिए क्या किया, इस देश के किसानों के लिए क्या किया, इस देश की महिलाओं के लिए क्या किया, इस पर बात होनी चाहिए। हमेशा हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं वरना तो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं है। राहुल गांधी जी आए, बेचारे कश्मीर गए, कैंडल मार्च हुआ, सब जगह गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सरकार के निर्णय के साथ हैं, पर यही राहुल गांधी जी आकर अगर कहीं चुनावी सभा में चले जाते तो आप लोग उनके पूरे कपड़े सोशल मीडिया पे छीन देते। क्या हुआ भैया? नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के निश्चित तौर पर सेनापति हैं, उनको सबसे पहले जाकर कश्मीर में चिंता करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जाके बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने अपनी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं रखी, उन्होंने अपनी प्राथमिकता रखी बिहार का चुनाव। आपको मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ये जानने की आवश्यकता है कि क्यों सिक्योरिटी का वहां से विड्रॉ पिछले कुछ महीनों में किया गया। कौन लोग हैं इसके लिए दोषी, जिनके कहने पे वहां से टूरिस्ट प्लेस से सिक्योरिटी हटाई गई। इन बातों पे भी कभी चिंतन होगा कि नहीं होगा? इन बातों पे भी कभी मनन होगा कि नहीं होगा कि केवल इस देश में केवल हिंदू और मुसलमान की बात होगी, इस देश में केवल धार्मिक उन्माद की बात होगी, इस देश में कभी जो मोहब्बत के लिए जाना जाता था, जो धार्मिक समरसता के लिए जाना जाता था, जिसे विश्व में ये कहा जाता था कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, उस देश की हालात क्या कर दी। पिछले 12 साल में इतना नफरत का बीज बो दिया है। और साथियों,
नफरत अगर बोगे तो बदले में नफरत ही होगी। इस देश का विकास अगर हो सकता है, नफरत का अर्थ सिर्फ हिंदू मुसलमान से नहीं। आप सब लोग जॉइंट फैमिलीज में से आपसे काफ़ी सारे लोग रहते हो। मैं 5 साल विधायक रहा, मेरे पास कभी कोई नहीं आया कि हमारे मकान पे किसी मुसलमान ने कब्जा कर लिया। मेरे पास लोग कैसे आए कि साहब हमारे दुकान में मेरे भाई ने कब्जा कर लिया, हमारे साले ने कब्जा कर लिया, हमारे मौसा ने कब्जा कर लिया, हमारे पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। इस बात पे भी चिंतन करने की आवश्यकता है। कब तक अपनी कमजोरियों को ये धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी छुपाती रहेगी? ये देश हम सबका देश है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म की मंडी नहीं। और मैं आपके चैनल के सामने ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले अपने राष्ट्र के लिए, उसके बाद अपने परिवार और धर्म के लिए ये समझना होगा। कब तक नफरत फैलाते हो? कभी हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते हो, कभी ओबीसी और एससी में नफरत फैलाते हो, कभी अति पिछड़ा में नफरत फैलाते हो, कभी ओबीसी को और सवर्ण को आपस में लड़ाते हो। कब तक लड़ाते हो? आखिर इस लड़ाई से आपको मिलने वाला क्या है, हासिल होने वाला क्या है? कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 12 साल में सारा संघर्ष सत्ता के लिए। ये सत्ता लोलुपता इस देश को एक दिन डुबा देगी। हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है, हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। और एकजुटता के साथ इस देश को बचाया हुआ इस देश का संविधान, और उस संविधान को लोग तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। और एक बात और स्पष्ट करूं, कई लोग ये बोलते हैं कि संविधान केवल एक वर्ग विशेष के लिए। संविधान एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, ये संविधान जितना एससी के लिए है उतना एसटी के लिए है। ये संविधान उतना ही ब्राह्मणों के लिए है, उतना ही राजपूतों के लिए है, उतना ही यादवों के लिए है, उतना ही किराड़ समाज के लिए है। ये संविधान इस देश की आत्मा है, और आत्मा शरीर से भेदभाव नहीं करती। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यदि विकसित भारत को विकासशील भारत बनाना चाहते हैं, विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो संविधान की रक्षा करनी होगी। और ऐसे ढोंगियों को यहाँ से बाहर निकालना होगा जो केवल नफरत की खेती करना जानते हैं, जिन्होंने कभी ना मोहब्बत की बात की है, ना धर्मनिरपेक्षता की बात की। बताइए आप मुझे, इस बार ईद पर 32 लाख पैकेट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बांटे मुसलमान भाइयों। ये 3000 बांट देते ना अपनी विधानसभा में, तो प्राण ले लेते ये धर्म के ठेकेदार। मैं फिर आपको वही बात बोलना चाहता हूँ, ये देश मोहब्बत से चलेगा, ये देश लोगों को जोड़ने से चलेगा, ये देश नफरत से चलने वाला है। हमेशा वही करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष की बात करती है, सेक्युलरिज्म की बात करती है। हमने हमेशा वही किया है और वही करते रहेंगे, चाहे सीने पे इसके लिए गोली खाए। हमने अपनी मान्यता नहीं बदली, हमने अपने नैतिक मूल्य नहीं बदले, हमने अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदली। हमने हमेशा जो एक देश के लिए सबसे आवश्यक था, इस देश के संविधान के लिए सबसे आवश्यक था, हमने सदैव वो काम किया। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैंने आपको बोला कि हमारे जब केंद्रीय मंत्री ने 2 बार सूट बदल लिया था तो इस्तीफा करा दिया था हमारे नेतृत्व ने। क्या किया आपने निशिकांत दुबे जी का? क्या आपने पूछा एक बार भी इस देश के उपराष्ट्रपति से कि आपने ऐसा क्यों बोला? ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं उन पर कभी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? जरा सोच के देखिए कि हमारे बच्चों को, चाहे हिंदुओं के बच्चे हों, चाहे मुसलमानों के बच्चे हों, चाहे सिख के बच्चे हों, चाहे ईसाइयों के बच्चे हों, जब ये लोग रोड पर निकलेंगे और ये आप नफरत बाजार में परोसोगे तो क्या, किस प्रकार का देश का निर्माण हम करना चाहते हैं, किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं, इस पर सोचना आवश्यक है। हमेशा पॉलिटिकल प्रोपोगंडा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। और जिस घर में नफरत होती है उस घर की तरक्की कभी नहीं होती। इस देश को नफरत से बचाएं, यही मेरी आप सबसे विनम्र। इस संविधान बचाओ रैली में कितने आने की संभावना जताई जा रही है लगभग? देखिए, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश से रुझान आ रहा है, ये रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगी और इसे शब्दों में बयां कर पाना, संख्या में बयां कर पाना असंभव जैसा।